आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023। इसे शुरू करने से पहले इस पॉइंट पे हम लोग को ध्यान देना है। ये एक पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। और ये प्रारंभिक परीक्षा आने वाले बीपीएससी 68 में जो 12 फरवरी को होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। यानी जो मिलेट्स होता है उसे मोटा अनाज कहते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जल की कमी होने वाली है और जो मिलेट्स होते हैं वो कम जल में ही उत्पादन अच्छे तरह से करते हैं। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला टॉपिक है वो गुजरात चुनाव से है। तो प्रतियोगिता दर्पण में आए उससे पहले हम लोग जो मेन पॉइंट है उसे देखते हैं और गुजरात चुनाव को पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए, ये हम लोगों को कुछ चीज़ों को याद रखना है गुजरात के संबंध में। ये पश्चिमी तट का एक राज्य है। पश्चिमी तट में जो जितने स्टेट्स हैं और जो भी कोस्टल एरिया है, सबसे किलोमीटर में लंबा कोस्टल एरिया गुजरात का ही है। ठीक है। अब चुनाव में ये देखना है विधानसभा सीट। विधानसभा सीट तो गुजरात में विधानसभा सीट 182 है। तो 182 है तो इसमें वही पार्टी जीतेगी जो 50% से ज्यादा लाएगी, यानी 92 प्लस सीट जिनको आएगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस बार हम लोगों ने देखा है, अब कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे कि पूछा जा सकता है हम लोगों से कि कभी कभी पूछा जाता है, अब जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश है, शायद उसमें न पूछा जाए, लेकिन कोई अगर गुजरात पीसीएस का स्टूडेंट है तो उससे पूछा जा सकता है कि विधानसभा में जो 156 सीट है वो किसने जीता है। तो सबसे अधिक सीट बीजेपी ने जीता 156। उसके बाद कांग्रेस ने 5 सीट जीता है और आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने 17 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीती है। ये 3 ध्यान में रखना है। एक बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, ये हम लोग जान गए। अब जो भी पीले रंग से रंगा हुआ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि गुजरात में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर कब्जा बरकरार कर लगातार 7वीं बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड भाजपा ने जहां स्थापित किया है, वही हिमाचल में हर 5 वर्ष पश्चात सत्ता परिवर्तन हुआ। यानी कि 1985 से एक ट्रेंड चला रहा है, ये 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलता है। तो यहां से एक चीज उभर के सामने आती है कि गुजरात में जो बीजेपी गवर्नमेंट है 95 से, ये इसका 7वां टर्म जीत का है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सरकार है या विधानसभा में जो सबसे अधिक बार चुनाव जीती है। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी, मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वो 8 बार चुनाव पश्चिम बंगाल में लगातार जीते थे। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि विधानसभा में सबसे अधिक बार किसने गवर्नमेंट बनाई है, तो लेफ्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लगातार 8 बार बनाई है और गुजरात में बीजेपी ने 7 बार बनाया है। 95 से पहले स्थिति थी कि कांग्रेस का गवर्नमेंट मोरलेस गुजरात में रहता था। उसके बाद बीजेपी ने कुछ छोटी पार्टियों से अलायंस करके 95 में चुनाव लड़ा था गुजरात में, गुजरात को जीता था। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर पूरी तरह से उभर के सामने आए थे। और 2001 में
जब भुज में भूकंप आया था, भुज एक क्षेत्र है गुजरात का, तो उस भूकंप के बाद बीजेपी के एक मुख्यमंत्री थे केशु भाई, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने हटा के सीधा नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था 2001 में। उसके बाद लगातार 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे और आगे की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 182 सीट है, ये हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, इससे पहले भी भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री थे और बाय प्रोफेशन ये प्रॉपर्टी डीलर रहे हैं गुजरात में। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने का है कि देखिएगा कि कांग्रेस 17 सीट जीती है और एक संविधान में नियम बना हुआ है कि यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विपक्षी पार्टी बनते हैं तो आपको कम से कम 10% सीट जीतनी आवश्यक है। यानी कि अगर 182 है तो इसका लगभग जो 10% आएगा 19 सीट आएगी। तो ये 19 सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाई है। इस प्रकार नियमतः कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी अब गुजरात में नहीं है। तो ये 10% को हम लोग को ध्यान रखना है कि विपक्षी पार्टी को किसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए 10% सीटों पे जीत उनके लिए आवश्यक होती है। ठीक है। गुजरात के जो गवर्नर अभी हैं वर्तमान में आचार्य देवव्रत हैं। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है। जैसे 180 सीट 182 गुजरात में थी, तो इसमें 68 है, यानी कि लगभग 35 सीट जो लाएगा वो गवर्नमेंट बना सकता है। तो कांग्रेस ने 40 सीट लाई है, बीजेपी ने 25, और हम लोग देख रहे हैं कि 1985 से प्रत्येक 5 वर्ष पे गवर्नमेंट वहां बदलने का नियम है। ठीक है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी लेकिन वो एक भी सीट पे विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। फिर इस फोटो में हम लोग देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं यही मुख्यमंत्री बने हैं। उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं और ये जो है ये गवर्नर हैं। गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। हिमाचल के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। हम लोग एक फोटो में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं और जब ये त्यागपत्र भी देंगे तो राज्यपाल को ही त्यागपत्र देंगे, यानी शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल ही करवाते हैं। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे तेजी से आएंगे। तीसरा टॉपिक हम लोगों का है आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की पात्र हो गई है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो हम लोग साइड में देखते हैं पहले कि राष्ट्रीय पार्टी बनना महत्वपूर्ण क्यों है और राष्ट्रीय स्तर का यदि दर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो एक नियम है कि आपको राष्ट्रीय दल बनना है। जैसे कि अभी जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है और गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि वो अब राष्ट्रीय पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी हुई है। नेशनल पार्टी होने के लिए आपको 4 राज्यों में चुनाव जीतना आवश्यक, कम से कम एक सीट भी आपको 4 अलग अलग राज्यों में जीतनी आवश्यक है। तो आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली में, एक पंजाब में
एक गुजरात में और एक कहीं और, 4 राज्यों में चुनाव को जीता है। इस आधार पर कम से कम 4 राज्यों में जो भी पार्टियां चुनाव जीतती है उसे राष्ट्रीय पार्टी की प्रामाणिकता मिल जाती है। इस प्रकार अब ये राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग देखेंगे कि 9, अगर एग्जाम में आजकल यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितनी पार्टियां नेशनल पार्टी है, तो आंसर होगा 9। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, हम लोग को पता है, कांग्रेस है। इन्हीं 2 पार्टियों के बीच केंद्र का चुनाव हो रहा है, 2 पार्टियां हो गई। उसके बाद एक बड़ी पार्टी है बंगाल में, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का। फिर अगर हम लोग यूपी में देखें तो एक है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती का। एक है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का। तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर एक है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी का 2-3 ब्रांच है, तो एक हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक हो गया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 2 हो गई, ये भी नेशनल पार्टी है। एक है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये शरद यादव की पार्टी है। और अब है नया आम आदमी पार्टी। अब इससे फायदा क्या होगा? इसका एक फायदा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्हें स्टेट्स में, हर स्टेट में एक ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा। अब इनका हर स्टेट में एक ऑफिस होगा, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का मुख्य फायदा यही है। और ये 9 पार्टियां नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना होता है हम लोगों ने बात किया है। अब प्रतियोगिता दर्पण में जो चीजें दी गई है वो देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आम आदमी पार्टी को क्या लाभ होगा? देखिए, एक तो लाभ होगा कि उनका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो पेटेंट हो जाएगा। अब उस झाड़ू चुनाव चिन्ह को कोई अन्य पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो इस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी है। तो इस प्रकार से इनके चुनाव चिन्ह को कोई अन्य पार्टियां यूज अब नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा यहाँ पे ये है कि जैसे जब वो चुनाव के लिए उतरते हैं तो प्रत्येक पार्टी को या उम्मीदवार को जो बैलेट पेपर होता है उसमें राष्ट्रीय पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम सबसे ऊपर में रहता है। तो एक ये फायदा है। तीसरा तो ऑफिस की बात हम लोगों ने की है। चौथा, यदि आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पे नेशनल पार्टी को वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। ये बहुत बड़ा लाभ नहीं है। पांचवा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है राष्ट्रीय दल की पार्टी का दर्जा प्राप्त दल के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको एक सरकारी आवास मिल जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल के जगह पे कोई और अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सरकारी आवास मिलेगा। उसके बाद वो लोग सरकारी रेडियो और टेलीविजन का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। मुख्य फायदा यहाँ पे ये है, एक फायदा है कि जो चुनाव चिन्ह है वो पेटेंट हो जाता है। दूसरा, एक ऑफिस मिल जाता है। ये मुख्य 2 फायदा है, पॉलिटिकल फायदा 2 यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे हम लोग छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नेशनल में ये इंपॉर्टेंट है, आयुष चिकित्सा प्रणालियों के
3 नए राष्ट्रीय संस्थान, अभी हाल फिलहाल 3 नए राष्ट्रीय संस्थान आयुष चिकित्सा के लिए बने हैं। तो वो 3 कौन है? तो एक है पणजी में अभी खोला गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा के पणजी में खोला गया है। अब ये याद कैसे रहेगा कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं सावंत साहब, प्रमोद सावंत, वो पहले खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे और उनसे चिकित्सा लेते थे हमारे मनोहर पर्रिकर, जो अब नहीं है। और मनोहर पर्रिकर ने ही उन्हें राजनीति में इन्वॉल्व किया था। तो चूंकि जो प्रमोद सावंत साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उससे हमें कोरिलेट करना है कि एक आयुर्वेदिक संस्थान पणजी में खुला है। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है, ये हमें याद रखना है। और गोवा भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां 100% शहरीकरण हो चुका है, ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसकी मुख्य भाषा कोंकणी होती है गोवा की। अब एक यूनानी चिकित्सा संस्थान खुला है, यूनानी चिकित्सा संस्थान। यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में खोला गया है। दिल्ली के पास यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद यूपी में खोला गया है। तो यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो स्टेट पीसीएस हो या स्टेट लेवल में जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसमें ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आजकल होम्योपैथी चिकित्सा पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। होम्योपैथी बेसिकली जर्मनी का रिसर्च है। जर्मनी के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे हेनीमैन, उन्होंने ही होम्योपैथी चिकित्सा की शुरुआत की थी। ये भी एक पूरी तरह से प्लांट बेस्ड चीजों से होम्योपैथी दवा बनाई जाती है। कभी कभी जो है जानवरों का उपयोग इसमें किया जाता है। खासकर सुनने में ऐसा आया है कि सांप का जो पॉइजन होता है उसका भी उपयोग होम्योपैथी चिकित्सा में किया जाता है। तो अभी दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान खोला गया है। तो ये 3 आयुष संस्थानों को ध्यान में रखना है। पणजी में आयुर्वेदिक खोला गया है, गाजियाबाद में यूनानी खोला गया है और दिल्ली में होम्योपैथी खोला गया है। अगला हम लोग को छोड़ देना है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं उन सभी द्वीपों के नामों को बदला जा रहा है। और आपको जानना चाहिए कि 200 से 300 द्वीप अंडमान निकोबार में है। तो अगर 50 का भी नाम बदल दिया जाएगा तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तटरक्षक बल का 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जो सड़क दुर्घटना वगैरह होता है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के उन्नयन, अपग्रेडेशन के लिए एवं नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अपग्रेडेशन के लिए और नवीनीकरण के लिए यह योजना शुरू की गई है। 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का उन्नयन या नवीनीकरण किया जाएगा। यानी कि हमसे यदि पूछा जाए कि अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, तो स्टेशन से तो हम समझ जाएंगे कि रेलवे से संबंधित है। तो अमृत भारत में किया जाएगा कि जो भारतीय स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा, उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं को समायोजित किया जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना। फिर असम में जो पुनर्परिसीमन हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद ये जो चार्ट है, ये सभी चीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अगर आप खुद से इसको रिवाइज करिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट जरूर है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, कोई भी छोड़ने का नहीं है। और जैसे कि अगर देखेंगे कि पंजाब में चुनाव, ये 1 साल का 10-12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो
7-8 नए मुख्यमंत्री बने हैं 2022 में। तो एक बार देख लेते हैं। पंजाब में भगवंत मान बने थे, पहले ये कॉमेडियन थे, 1-2 मूवीज में भी आए हैं, पंजाब के काफी सारे मूवी में आए थे। ये भगवंत मान पंजाब में एक सिंगरूर सीट थी, उसके एमपी बने, फिर अभी ये मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब में। बहुत बड़े सीट्स, बहुत बड़े अंतर से ये जीते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री गुजरात में भी हम लोगों ने पढ़ा ही, भूपेंद्र पटेल। एक सत्ता परिवर्तन हुआ था महाराष्ट्र में, एकनाथ सोलकर जो पहले ऑटो ड्राइवर थे, वो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं की बात अभी हम लोग कर रहे थे, प्रमोद सावंत जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक संस्थान एक खुला है पणजी में, तो गोवा के ये मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले बार भी यही थे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद, और मनोहर पर्रिकर के जो वंशजों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनके वंशज जाके कांग्रेस में मिल गए। हिमाचल प्रदेश से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं। ये सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश का यदि मानचित्र देखिएगा तो हमीरपुर एक विधानसभा सीट है, जिला है, वहीं से 4-5 टर्म से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं और पंजाबी मूल के हैं, तो इनका पंजाबियत हिमाचल प्रदेश में तो फायदा पहुंचाएगा ही, साथ ही साथ पंजाब के भी चुनाव में आने वाले समय में पहुंचाएगा। फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले बार भी बने थे पुष्कर सिंह धामी। इनका दिलचस्प चुनाव ये हुआ था, ये चुनाव हार गए थे। अब कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन किए थे, अगर कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो क्या वो मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है? संविधान ये इजाजत देती है कि यदि आप चुनाव हारते भी हैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तब भी आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। क्यों? अगर ये चुनाव हार गए और ये सीधा मुख्यमंत्री बने तो अब ये मुख्यमंत्री बने कैसे रहेंगे तब 180 दिनों के अंदर, 180, इसे 6 महीने नहीं मानिएगा, क्योंकि महीना में एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन कम होता है, या कभी फरवरी में लीप ईयर भी आता है। पूरी तरह से 180 दिन के अंदर, यानी कि 181 दिन नहीं होना चाहिए, 180 दिन के अंदर जो उम्मीदवार है या तो उसे विधान सभा का चुनाव जीतना होगा जिसमें आम आदमी वोट देती है, या अगर उस स्टेट में विधान परिषद है तो वहां से चुनाव जीत के आना होगा। और इस विधान परिषद में आम लोग वोटिंग नहीं करते, मंत्री नेतागण वोटिंग करते हैं। तो ये 2 तरीका है आपको अपने पद पे कायम रहने के लिए, लेकिन 180 दिन के अंदर आपको चुनाव जीत लेना होगा। अगर आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आपको लोकसभा जीतना होगा या राज्यसभा से चुन के आना होगा। जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, मतलब चुनाव जीते नहीं थे, 2001 में जब ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे तो 6 महीने के अंदर अर्थात 180 दिन के अंदर एक सीट है मणिनगर, यहीं से ये चुनाव जीतते थे हम उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो मणिनगर में जो गुजरात के कैंडिडेट थे, जो एमएलए थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और नरेंद्र मोदी ने वहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश ले लिया। तो ये तरीका है। फिर ये जो है वीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस के नेता थे और भारत के नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर थे। वो दूसरे टर्म में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के तरफ से। नीतीश कुमार का तो हम लोग जानते ही हैं, मुख्यमंत्री हैं पिछले 17 सालों में, कभी बीजेपी के समर्थन से, कभी राजद के समर्थन से, ठीक है। यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, पिछले बार वो एमएलसी थे, इस बार एमएलए हैं, गोरखपुर से चुनाव जीत कर आए हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उड़ीसा की संथाल आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीता और राष्ट्रपति का पद को प्राप्त किया, 15वीं राष्ट्रपति हैं। इन सभी चीजों को हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसमें फिर एक ये इम्पोर्टेंट है, चीता जो नामीबिया से लाया गया था, ये और
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ले आया गया है। तो ये सभी सवाल हम लोगों ने पहले भी देखा है और बहुत इजी है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजों को आप छोड़ दीजिएगा, ये सभी चीजें एग्जाम में नहीं पूछती है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पहला टॉपिक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीनी सेना में झड़प। देखिए, चाइना जो है इसका बाउंड्री भारत का में जहां जहां लगता है, जैसे उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, फिर मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, खासकर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में। और कभी कभी अपने मानचित्र में ये अरुणाचल प्रदेश को अपना ही एक राज्य घोषित कर देता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है तवांग, तो तवांग में ये अतिक्रमण किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे मार के चाइना भगा दिया है। तो ये एक मुद्दा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भारतीय चीनी सेना में झड़प हुआ है, तो तवांग क्षेत्र में झड़प हुआ है। पीटी में इसके आगे नहीं पूछेगा, आपसे मेंस में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिससे चाइना के अतिक्रमण को भारत में रोका जाए। तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट हमें बनाने होंगे, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, और इसमें और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो एक मिनट, हाँ, ये देख लेते हैं। ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा। तो हम लोग यदि भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। तो इसके जो पूर्व राष्ट्रपति थे ये अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला यामीन, इन्हें 11 वर्ष की सजा हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये एग्जाम में पूछेगा इनमें से किस राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में सजा दी गई है, तो मालदीव, 11 वर्षों की सजा दी गई है। अब मालदीव और भारत के विषय में कुछ अगर प्रश्न आएगा तो 2-4 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहले तो ये जानना है कि मालदीव की जो 100% आबादी है, 100% आबादी मुस्लिम आबादी है। ये हम लोग को देखना है कि 100% आबादी मुस्लिम आबादी है, एक ये। दूसरा कि यहाँ मालदीव है और मालदीव के जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे भी एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। तो मालदीव और लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच, जैसे कि हम लोग अगर आप ग्लोब देखते होंगे या पृथ्वी को समझे होंगे, तो ये मान लिया जाए पृथ्वी है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ये 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे 0 डिग्री है। ये एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा है। तो ये 0 डिग्री है, इसे ही हम लोग अक्षांश बोलते हैं या भूमध्य सागर बोलते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर आएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से बढ़ते हैं। तो एक समय आएगा कि 8 डिग्री भी आता होगा, 8 डिग्री चैनल जिसे हम लोग बोलते हैं, या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो एक प्रश्न आता है, और इसी 8 डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ से 0 शुरू हुआ तो फिर 1 आया, तो इस प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे 8 डिग्री आया, एक चैनल आया काल्पनिक। तो यहाँ पे भारत है यानी कि लक्षद्वीप, ये मालदीव है। तो ये जो 8
डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये दो देशों के बीच है, भारत और मालदीव के बीच, ये हमें जानना है। दूसरा, अब 8 डिग्री है तो 9 डिग्री भी होगा। तो अब यहाँ पे अब मालदीव को हम लोग भूल जाएंगे। 8 डिग्री हम लोगों ने देख लिया, कुछ चैनल्स हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। तो 8 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग ऊपर आएंगे तो जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, तो एक लक्षद्वीप है, इसी का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय। इन दोनों आइलैंड के बीच में भी एक अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ये है 9 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, अब 9 है तो फिर ऊपर आएंगे तो 10 आएगा। तो अगर हम लोग भारत के ईस्ट में देखेंगे तो अंडमान निकोबार है, तो एक आइलैंड है अंडमान, एक आइलैंड है निकोबार। इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस की है, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये 3 हम लोग को ध्यान में रखना है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान निकोबार के बीच है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है, 8 डिग्री भारत और मालदीव के बीच है, या यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय है और यहाँ पे मालदीव है। तो 8 डिग्री मिनिकॉय द्वीप जो भारत का हिस्सा है और मालदीव के बीच है। तो ये हम लोग भारत में 3 जान गए। एक और हमें जानना है 38 डिग्री, एग्जाम में ये भी पूछता है 38 डिग्री के विषय में। तो हम लोगों ने 2 देशों का नाम सुना है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो एक है यहाँ उत्तरी कोरिया जिसके तानाशाह किम जोंग है, एक है दक्षिणी कोरिया, पहले ये एक ही देश था। इसके बीच में भी एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, यही है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, या इन दोनों देशों के बीच में है। इतना डिग्री से संबंधित हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि राबुका, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट, ये ध्यान रखना है, टाइटल राबुका जो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने। ये हम लोग को याद रखना है कि राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री, फिजी एक देश है, इसके नए प्रधानमंत्री राबुका बने हैं। फिजी की जब बात है तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अगर हम लोग ग्लोब ऐसे बनाते हैं तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है। तो ईस्ट में एक छोटा सा देश है, ईस्ट में एक छोटा सा देश है, इसी देश का नाम है फिजी। दुनिया के ईस्ट में एक छोटा सा देश है, इस देश का नाम है फिजी, जिसकी राजधानी है सूबा। आज से लगभग 150-175 साल पहले, यानी कि 1860 के आसपास, जब अंग्रेजों को मजदूरों की आवश्यकता थी तो भारत से ही मजदूरों को फिजी लाया गया। यानी विशेष रूप से जो पूर्वांचल के क्षेत्र है, जो भोजपुरी लैंड है, मोतिहारी है, बेतिया है, पूर्वांचल में गोरखपुर है, बनारस है, मिर्जापुर है, इन सभी जगहों से भारतीय लोगों को फिजी ले जाया गया। और पहले से भी वहां कुछ आबादी रहती थी, जो मूल आबादी थी, और यही आबादी आज फिजी में रहती है। लगभग 10 लाख पॉपुलेशन है और बहुत बड़े मात्रा में भारतीय लोग वहां रहते हैं। यही कारण है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो फिजी की यात्रा ये किए थे, और फिजी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। फिजी की राजधानी सूबा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसमें सिर्फ ये जानना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है। तो 15वां सम्मेलन हुआ, यानी COP15 सम्मेलन कहाँ हुआ है, बस ये ध्यान रखना है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में।
यानी जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां COP15 7 से 15, ये डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 2022 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय 15 नंबर का सम्मेलन हुआ है वो कनाडा में हुआ। कनाडा में भी बहुत सारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अमेरिका के ऊपर में है कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है। उसके बाद इस पेज में कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक पत्रिका का नाम हमें ध्यान रखना है। पत्रिका का नाम है फोर्ब्स। ये जो फोर्ब्स पत्रिका है ये अमेरिकी पत्रिका है, एक ये ध्यान रखना है कि ये एक अमेरिकी पत्रिका है। फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है। अमेरिकी में भी कैसी, ये व्यापारिक पत्रिका है, यानी इकोनॉमी से संबंधित ये पत्रिका है, अर्थव्यवस्था से संबंधित ये पत्रिका है। प्रत्येक वर्ष ये कुछ प्रभावशाली महिलाओं और पुरुषों की सूची जारी करते हैं और उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 में फोर्ब्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली महिला कौन घोषित हुई है ऑल ओवर, यानी पूरे दुनिया में, और एक पूछा जाएगा भारत में। सिर्फ एक का नाम हमें ध्यान रखना है, उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर। ये मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली हैं। ये मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली हैं उर्सुला वॉन। यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष भी हैं उर्सुला यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली महिला फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार घोषित हुई। आप चाहे तो दूसरा तीसरा भी याद रख सकते हैं, जैसे मगर पूछेगा सिर्फ नंबर 1। दूसरा नंबर है क्रिस्टीन लेगार्ड, फ्रांस की यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। तीसरे नंबर पे है कमला हैरिस, जो हमारे भारतीय मूल यानी तमिलनाडु की मूल रूप से रहने वाली है कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो ये 3 नाम, केवल एक ही नाम मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है, उर्सुला वॉन जर्मनी की रहने वाली है। और यूरोपीय आयोग का जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में है, उसी यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष है उर्सुला वॉन, जर्मनी की। क्रिस्टीन लेगार्ड भी है, केंद्रीय बैंक, यूरोप की ही केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। और तीसरे नंबर पर कमला हैरिस। अब भारत में किनको महत्व दिया गया है ये हमें देखना है, तो अगले पेज पे हम लोग देखेंगे शायद। हाँ, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जो पहले रक्षा मंत्री भी थी, निर्मला सीतारमण भारत में सबसे शक्तिशाली महिला है 2022 के अनुसार। ये ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण 2022 के अनुसार फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे शक्तिशाली महिला है। और ओवरऑल इनका स्थान जो है 42 स्थान पर है, नहीं 2022 में 36 नंबर पे है। ये 36 नंबर पे ये है, ओवरऑल 36 नंबर। बस एक ही नाम हमें जानना है। अब अगला क्वेश्चन है, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है। तो टॉपिक यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र, टॉपिक हो गया संयुक्त राष्ट्र। इसमें इसका एक ब्रांच है सुरक्षा परिषद। ये जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 5
सदस्य अस्थाई हैं और 10 सदस्य अस्थाई हैं। ये अस्थाई सदस्य हैं, ये अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य मतलब जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो अस्थाई कौन कौन होगा? एक अमेरिका है यानी यूएस, एक यूके, 3 नंबर पे हमें चाइना को ध्यान रखना है, 4 नंबर पे हमें रूस को ध्यान रखना है। ये 4 हमेशा याद रहता है, एक नाम में कंफ्यूजन रहता है, फ्रांस याद रखना है हमें। तो ये जो 5 देश हैं ये अस्थाई सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई सदस्य हैं। और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। जैसे अभी भारत नियुक्त हुआ था 2 साल पहले और अभी इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो 10 सदस्य रोटेट होते रहते हैं 2-2 साल पे। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ सदस्यों को लाया गया है और अभी तक अगर आप एग्जाम में देखिएगा तो कभी भी ये पूछा नहीं गया है वर्तमान में कौन 10 अस्थाई सदस्य है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता है। लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हैं आप तो ये 2 लाइन पढ़ लेना है। एक सदस्य है अल्बानिया, अभी वर्तमान में है ब्राजील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। यानी ये जो 10 सदस्य हैं अभी अस्थाई हैं 2 साल के लिए। 5 सदस्य को तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखना है, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। भारत में अभी तक सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल नहीं है, लेकिन अमेरिका में यदि लड़का लड़का या लड़की लड़की विवाह करती है तो उसे कानूनी मान्यता मिल गई है, उसमें जेल का प्रावधान अब नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बेसिकली है ना इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपको अपना थॉट बनाना होगा कि आप समलैंगिक विवाह के पक्ष में है या समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है। आप यहाँ पे अपना थॉट बनाइएगा और उस अनुसार आप जवाब दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले भी भारत में ही 2 महिलाओं ने शादी की है और तो वो शादी किया गया है तो उसमें कुछ प्रावधान है। एक जो लड़की है जो शादी एक लड़की से की है तो लड़की होकर शादी नहीं की, उसमें नियम क्या है कि आपको किसी एक को अपना जेंडर बदलना होगा। तो एक लड़की अपना जेंडर बदल के भारत में शादी की है और भारत से बाहर अमेरिका में जेंडर बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना थॉट बनाइए, विचार बनाइए। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप किसके पक्ष में बोलिएगा, उसके पक्ष में जो हो रहा है या फिर आप अपना थॉट दीजिएगा। सामान्यतः आप भारत में जो नियम है जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसी के आधार पे थॉट बनाइएगा। अपना कुछ एक इनोवेटिव थॉट बनाइएगा तो नंबर कटने का भी चांसेस होगा। अब हम लोग म्यांमार देखेंगे। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जो 1937 तक अंग्रेज भारत से ही इसे रूल कर रहा था। इसका नाम पहले बर्मा था। उसकी एक नोबेल प्राइज विनर है आंग सान सू की, जिन्हें 91 में नोबेल प्राइज मिला था। यह ध्यान रखना है, 91 में नोबेल प्राइज मिला था। लोकतंत्र की हिमायती है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये कई बार जेल गई हैं और अभी ओवरऑल 33 साल के लिए इन्हें सजा दिया गया है। 33 साल के लिए इन्हें सजा भ्रष्टाचार के मामले में दिया गया है। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि म्यांमार में जो आंग सान सू की को जेल हुई है उसमें आप कहां तक सहमत है, क्या वो सही है या लोकतंत्र की रक्षा वो जो कर रही थी उनके कारण वर्तमान की जो तानाशाही व्यवस्था है उस तानाशाही व्यवस्था ने उन्हें जेल में डाला। तो यहाँ पे आपको अपना थॉट बनाना होगा।
अगला क्वेश्चन है इजराइल का। इजराइल के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में यानी जनवरी में काफी डीप में देखे थे। पूरा इजराइल के मैप वगैरह को यदि कोई जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी में। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो डिटेल देख लेंगे अगर कोई चाहते हैं तो। अगला है नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगर आप बिहार के कभी पश्चिमी चंपारण में आए होंगे तो वहां पे एक वाल्मीकि अभ्यारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यानी एक वाल्मीकि नामक वन है। उसी वन के जस्ट उत्तर में जो नेपाल का एरिया पड़ता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये वाल्मीकि वन है और यहाँ पे भारत खत्म होता है तो यहाँ पे नेपाल शुरू होता है। तो वन तो ऐसा नहीं कि आप इसको काट के हटा दीजिएगा, तो हर जगह फॉरेस्ट है। तो इधर वाले फॉरेस्ट को वाल्मीकि वन कहते हैं, इधर वाले फॉरेस्ट को जो नेपाल में उसको चितवन कहा जाता है। और यहीं पे एक जगह भी है चितवन, यहीं के रहने वाले हैं पुष्प कमल दहल। इनके पिताजी कभी असम में नौकरी किया करते थे। तो अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बने। पहले भी प्रधानमंत्री थे नेपाल के, फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने। नेपाल में जो प्रतिनिधि सभा है 275 सीटों वाली, तो प्रतिनिधि सभा की स्थिति हम लोग देखते हैं जैसे 275 है। आप देखिएगा बहुत कम सीट जीत के ये प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि पहले जो शेर बहादुर देवबा थे, इसी शेर बहादुर देवबा को हटाने के लिए केपी शर्मा ओली और प्रचंड ने हाथ मिलाया और 2.5 साल के लिए इन लोगों ने व्यवस्था की है कि 2.5 साल हम और 2.5 साल तुम प्रधानमंत्री रहोगे। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो मायोसिस्ट सेंटर के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं। और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी वो भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके केपी शर्मा ओली वो अगले 2.5 साल के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो इनका झुकाव चाइना की ओर नेचुरल है कि होगा। तो 275 सीट ध्यान रखना है। पुष्प कमल दहल 32 सीट को जीते हैं, 78 को जीते केपी शर्मा ओली, और शेर बहादुर देवबा 89 जीत के भी प्रधानमंत्री नहीं बने रह सके। विद्या देवी भंडारी वहां पे राष्ट्रपति है। तो इतना इंटरनेशनल रिलेशन का है। अगला टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। प्रतियोगिता दर्पण के इकोनॉमी पोर्शन में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त हो गई है। इसके जगह पे निर्धनों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय है। तो इसमें पहले हम लोग को ये जानना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी अनाज की, खाद्यान्न की, वो अब समाप्त कर दी गई है। ये शुरू की कब गई थी? कोविड के दौर में, जब भारत में 2020 में कोरोना पहली बार आया था, तो गरीबों को अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब चूंकि कोरोना का पीरियड नहीं है तो इस योजना को समाप्त किया गया है और इसी के जगह पे एक जो भारत में खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनाज वितरित किया जाता है उसके ही तहत मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गरीब कल्याण अन्न योजना की समाप्ति के पश्चात इसके तहत उपलब्ध कराए जाने वाले मुफ्त अनाज की सुविधा अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसे आप डिटेल में भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
इसके तहत आपसे पूछा जाएगा कि कब तक ये अनाज मुफ्त दिया जाएगा। तो ये डेट याद रखना, दिसंबर 2023, ये डेट हमें याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 2023, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 2023 तक अनाज को फ्री में दिया जाएगा। दूसरा देखना है कि सरकार के इस निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले सभी लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष तक प्रति व्यक्ति 5 केजी खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की यह नई पहल 1 जनवरी 2023 से लागू होगी, यानी पूरे 1 साल तक चलेगा। अनाज जो मिलेगा एक फैमिली में प्रति व्यक्ति 5 केजी, प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज दिया जाएगा। यानी कि एक डेट हमें जानना है कि 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा, और दूसरा कि ये दिसंबर 2023 में आके समाप्त हो जाएगा। और गरीब कल्याण योजना जो था वो समाप्त हो गया है। फिर एक देखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत इन लाभार्थियों को 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज अब 1 वर्ष तक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें अब कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला टॉपिक है रेपो रेट में लगातार 5वीं बार वृद्धि। अब देखिए, ये जो रेपो रेट होता है, यानी कि एक हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है, प्रत्येक 2 महीना पे हमारी जो केंद्रीय बैंक है, हमारी जो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई जो है, प्रत्येक 2 महीना पे मॉनेटरी पॉलिसी या जिसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं वो लाती है। क्यों लाती है? सीधे शब्दों में समझना है, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। अब महंगाई नियंत्रण में होगी कैसे? तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रेट है जिसके आधार पे आरबीआई बैंक को कंट्रोल करती है, जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करती है, और उसके आधार पे महंगाई कम होती है थोड़ा बहुत। जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या CRR या SLR या MSF। तो इन सभी तरीकों से महंगाई को नियंत्रण में लाया जाता है। आप देखिएगा कि जब जब महंगाई बढ़ती है तो ये रेपो रेट में वृद्धि की जाती है। तो इसमें पहले आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी को समझना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी पे एक वीडियो इस चैनल में आसान शब्दों में बनाया गया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, 40-50 मिनट का वीडियो है, तब आप उसमें रेपो रेट समझ लीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट समझिएगा, तब इन सभी चीज़ों को समझना आसान होगा। इसलिए अलग से वो वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए कि आपसे पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो जो लेटेस्ट डेटा है 6.25, यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग 8 महीनों में, जब अप्रैल शुरुआत हुआ था तो 4% था रेपो रेट, फिर 6.25% हुआ। कोरोना के कारण, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ते चली गई, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है लगातार ये रेपो रेट हम लोग देख रहे हैं, ये रेपो रेट बढ़ता जा रहा है। और रेपो रेट बढ़ता है तो सामान्य शब्दों में आप समझिए कि जब आप बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए तो लोन आपको महंगा मिलेगा, और जब लोन महंगा मिलेगा तो आप चाहिएगा कि लोन हम न लें। जब आप लोन नहीं लीजिएगा तो आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, और जब हाथ में पैसा नहीं होगा तो आप खर्च नहीं करिएगा।
और जब खर्च नहीं करिएगा तो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, और मार्केट में नहीं जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को 1 घंटे डिस्कस किया गया है वीडियो में, आप देखिएगा। यहाँ पे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक प्रतियोगिता दर्पण में ये मॉनेटरी पॉलिसी रहता है, इसलिए उसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो एग्जाम में पूछेगा रेपो रेट कितना है, तो 6.25 बताइएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसमें डिस्कस किए गए हैं। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। HDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितना है, 6%। MSF 6.5%, बैंक रेट 6.5%, CRI 4.5% और SLR शाब्दिक तरलता अनुपात 18% है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कितना है, हर 2 महीने पे ये बदलता है, क्या प्रभाव होता है, इससे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, ये सभी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया गया, आप अलग से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। आप या तो इस चैनल से या फिर किसी भी चैनल से पढ़िएगा जरूर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी को समझ के जो लेटेस्ट डेटा है उसको ही देखिएगा। पीटी के लिए, मेंस के लिए क्या अंतर आ रहा है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब एग्जाम के लिए और क्या महत्वपूर्ण है, अब जैसे यहाँ है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 21 माह के न्यूनतम स्तर पे, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, यानी इन्फ्लेशन है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो महंगाई इसलिए कम हो रहा है क्योंकि रेपो रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई है वो धीरे धीरे कम भी होता है, ये कम होता है। एग्जाम में पूछता है कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा महंगाई धीरे धीरे कम होता है। तो बट ऑब्वियस है कि रेपो रेट हम लोग देखें कि 1 साल में लगातार बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे महंगाई कम हुआ है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में अपने 21 माह के न्यूनतम स्तर पे आई है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में नहीं पूछता है, लेकिन आपको मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए समझना होगा कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ये होता है कि कुछ वस्तुएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण वस्तु, इसका भी डिस्कस पहले के वीडियो में है, प्रतियोगिता दर्पण के पहले के वीडियो में है। और ये टॉपिक जो होता है थोक मूल्य सूचकांक हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, प्रतियोगिता दर्पण के हर बुक में आपको मिलेगा, इसलिए एक बार आपको डिटेल पढ़ना होगा। तो पहले की वीडियो में WPI का क्या मतलब होता है, मेंस में इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहले की वीडियो से मदद आपको लेना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये समझ लेना है जो WPI है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, कुछ थोक वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है, कुछ होलसेल प्रोडक्ट का लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, उन प्रोडक्ट में देखा जाता है कि किस प्रकार से उनके मूल्य में परिवर्तन आ रहा है, और जैसे जैसे परिवर्तन आता है उसी के अनुसार सरकार निर्धारित करती है कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है थोक मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष इसका 11-12 होता है। अब ये आधार वर्ष वगैरह क्या है वो सब कुछ पहले डिस्कस है। थोक मूल्य सूचकांक लगभग 15% था 1 साल पहले नवंबर 2021 में, और अब अक्टूबर 2022 में 5.85% था, यानी धीरे धीरे महंगाई घटी है। यानी कुछ वस्तुएं जो जिनको लिस्टेड किया गया है थोक मूल्य में, उसके आधार पे ये थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। जैसे ईंधन और बिजली जो थोक मूल्य के आधार पर गवर्नमेंट खरीदती है, तो उसका रेट कैसे कैसे बढ़ा है या घटा है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये मेंस और इंटरव्यू का बेसिकली क्वेश्चन है, और पहले की वीडियो में डिस्कस है, इसलिए यहाँ पे विस्तार पूर्वक हम लोग बात नहीं कर रहे। अगला है इसी से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखिए इसका एक पीटी का क्वेश्चन है कि जो भारत में
महंगाई को आंका जाता है, यही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे आंका जाता है। क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी थोक नहीं, होलसेल के आधार पे नहीं, रिटेल लेवल पे यानी खुदरा आधार पे हम लोग चीजों का क्रय करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी आबादी जो कंज्यूमर की है वो खुदरा स्तर पे सामान खरीदना पसंद करती है, ना कि बहुत बड़े पैमाना पे। इसलिए महंगाई जो निकलता है भारत में वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे ही निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे ही निकलता है। इसका भी एक आधार वर्ष है, इसमें भी कुछ वस्तुओं की लिस्ट दी गई है, उसमें क्या अंतर हो रहा है उसके आधार पे महंगाई निकलती है। सभी डेटा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है पहले की वीडियो में डिस्कस है। ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए, ज़रूरत नहीं है इन सभी चीज़ों का। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि विदेशी ऋण के विषय में, तो भारत का जो विदेशी ऋण यानी कि हम जो फॉरेन से जो ऋण लिए हुआ है वो कितना है और कितना घट रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी विदेशी ऋण थोड़ा सा घटा है। सितंबर का जो आंकड़ा है 610.4 लाख डॉलर है, ठीक है। ये हमारा विदेशी ऋण है, लगभग 600 लाख डॉलर, अरब डॉलर में विदेशी ऋण है भारत का। इतना ऋण अभी हम लोगों पे है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ यही डेटा पूछा जाएगा और इतना लंबा चौड़ा डेटा नहीं पूछा जाता। बस हमें याद रखना है कि लगभग 600 अरब डॉलर का विदेशी ऋण हम लोगों पे है। ये सब हम लोग को छोड़ देना है, सब इन सभी चीज़ों का महत्व एग्जाम के लिए नहीं है। बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे आप बैंक में जाइएगा तो 1 वर्ष पे कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, ये सब हम लोग एग्जाम में नहीं पूछता। तो वहाँ पे इकोनॉमी का पोर्शन खत्म है। ये हमें ध्यान रखना है, इकोनॉमी में जो 3-4 टॉपिक है, बेसिकली 3 टॉपिक, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक खुदरा मूल्य सूचकांक से संबंधित चीजें और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित चीजें। ये 3 चीजों का हमारे मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछता है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा और पहले के वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अब अगला टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण का कुछ नियुक्तियां जो होती है, अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, उन अपॉइंटमेंट्स को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं। बस हमें इतना ही जाने, ये लाहोटी साहब है, लाहोटी साहब को रेलवे का चेयरमैन और CEO बनाया गया है। बस दूसरा देखना है TG सीताराम। दूसरा देखना है TG सीताराम। दूसरा देखना है TG सीताराम अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष बने हैं। बस TG सीताराम साहब, जो सीताराम साहब है, उनको भारत के स्तर पे तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। वो उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्की के नए अध्यक्ष, विशेष रूप से बैंकिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शुभ्रकांत पंडा, फिक्की के नए अध्यक्ष। और फिक्की का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, FICCI, फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है। ये जो संगठन है उद्योग जगत का सबसे बड़ा संगठन होता है, ये ध्यान रखना है। जो भारत में जितनी इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्री का एक जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें सबसे बड़ा ग्रुप यही फिक्की है। और इसी फिक्की के अध्यक्ष बने हैं शुभकांत पंडा। जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे कि
गोदरेज है, या जो भी कंपनी हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, उन सभी कंपनियों पे ध्यान रखने के लिए सही तरीके से वो कंपनी काम करे, इसके लिए फिक्की का गठन किया गया था। कब किया गया था ये ध्यान रखना है, 1927 में किया गया था, महात्मा गांधी के सहयोग से या महात्मा गांधी के सलाह पर। कौन किए थे? घनश्याम दास बिड़ला ने। घनश्याम दास बिड़ला ने महात्मा गांधी के सलाह पर फिक्की की स्थापना की थी। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने नई दिल्ली में फिक्की की स्थापना की, और ये संगठन इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो टॉपिक है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बेसलेस क्वेश्चन है, ये शुद्ध पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। और शुद्ध पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दोनों में अंतर होता है। शुद्ध पॉलिटिक्स एग्जाम में नहीं पूछता है, विशेष रूप से बिहार के बाहर इसका कोई महत्व नहीं है, बस पेज को भरने के लिए या चीज़ों को इंटरेस्टिंग करने के लिए दिया जाता है। एक राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह है, जो बिहार में पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसके फिर से अध्यक्ष बनाए गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पेज नंबर 30 में बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का, इन्हें यूक्रेन का कपिल शर्मा बोला जाता है क्योंकि ये पहले कॉमेडियन थे। और ये जो टाइम पत्रिका है अमेरिका की पत्रिका है, जो न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है, वीकली पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका है, और पावरफुल लोगों को साल में चुनती है। और इस बार 2022 में जो चुना गया है टाइम पत्रिका से, यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया है। उसके अलावा आप सभी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस पेज से नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर अगला पेज में सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है। पेज नंबर 23 में आएंगे हम लोग, पेज नंबर 23 में भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ पेजों को भर दिया गया है। पेज नंबर 24 में देखिए, ये महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी, लेकिन क्या होता है ना कि साल में साहित्य अकादमी भारत में जो मान्यता प्राप्त यानी संविधान में जो 22 भाषाओं को रखा गया है अनुसूची 8 में, उन 22 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। 10, 15, 20, 25 लोगों को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो आप खुद सोचिए क्या इतने लोगों को ये पुरस्कार मिला है, इतने लोगों को, क्या सबको याद रखना आसान है? नहीं आसान है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। जैसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, और 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार देती है, और एग्जाम में सब पूछता उसका नहीं है, पूछेगा भी तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको स्किप कर देना है। पेज नंबर 25 में हम लोग आएंगे। 25 में भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इनका नाम हम लोग को जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे फेमस फुटबॉलर कोई हुए हैं तो ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले हैं। अब क्या है ना कि इनका मूल नाम याद रखिए। हो सकता है अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछा जा सकता है, निकट के इंटरव्यू में जो 1-2 महीने में होगा, कि फुटबॉल, अगर आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में है, पूछा जाए कि हॉबी क्या है तो बोलिएगा फुटबॉल, तो पूछ सकता है कि पेले का मूल नाम क्या था, तो एडिसन एरांटेस, बस इतना जाना। एडिसन भी आप जान रहे तो बहुत है। इनका मूल नाम एडिसन था, ब्राजील के फुटबॉलर थे। बस 58, 62, 70 में इन्होंने ब्राजील को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, गूगल करिएगा थोड़ा सा, इनके बारे में जो भी चीज़ें होंगी आप पढ़ लीजिएगा। और इस पेज में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पेज नंबर 26 में हम लोग देखते हैं इनका क्या मृत्यु हुआ है, कभी नहीं पूछता है। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री की माँ है, इनसे क्यों क्वेश्चन पूछेगा? इनका क्या विशेष योगदान है
हमारे भारत के लिए, तो क्यों पूछेगा इससे क्वेश्चन। बस पेजों को भरा गया है, कोई पुस्तक महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना है। अब दिवस में हम लोग देखते हैं, एक दिवस 1 दिसंबर महत्वपूर्ण है, विश्व एड्स दिवस। एक वायरस होता है HIV वायरस, उसके कारण ये बीमारी होती है। और एक ये कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉन्टेजियस डिजीज मतलब अगर किसी एक इंसान को है तो दूसरे को भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 3 दिसंबर वाला, दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये बीपीएससी में एक बार पूछा था प्रारंभिक परीक्षा में। दिव्यांग जन जो भी है, जिसे पहले हम लोग विकलांग कहते थे, जो साधारण शब्द में जिसे हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जो अपंग है, उन लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बिहार 3 दिसंबर को एक दिवस मनाता है, क्योंकि 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार के सिताब दियारा में। ठीक है, सिवान छोटरा के बॉर्डर पे है सिताब दियारा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर को। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इनके जन्मदिन पे बिहार राष्ट्रीय मेधा दिवस मनाता है। तो 3 दिसंबर, ये भी एग्जाम में बीपीएससी का पूछा है। 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नौ सेना दिवस। आपको थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और नौ सेना दिवस आपको याद रखना है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस संभवतः अक्टूबर में है, और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर। ये तीनों सेना दिवस आपको याद रखना है। 5वां विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 4-5 बार बोलिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 6 दिसंबर महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर 1946 को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब इनके नाम के साथ महापरिनिर्वाण क्यों है? क्योंकि अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। बॉम्बे में उस समय रहा करते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले भी थे। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण बौद्ध में होता है मृत्यु, यानी मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। हमारे पहले कानून मंत्री थे, तो 6 दिसंबर इनका महापरिनिर्वाण दिवस है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब का एरिया और भारत का पूर्वी क्षेत्र यानी बंगाल के पास का कुछ एरिया, जिसे हम आज बांग्लादेश का, तो पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जो पंजाब वाला पाकिस्तान है, उसमें विशेष रूप से उर्दू को महत्व दिया जाता था और इधर बंगाली भाषी लोग थे। तो भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, भारत में भी बांग्लादेश में। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान को हराया है, और भारत में 16 दिसंबर को, बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 13 दिन तक युद्ध चला है। ठीक है, अब अगला देखना है 19 दिसंबर, गोवा दमन दीव दिवस। गोवा दमन दीव को पुर्तगाल से मुक्ति दिलाया गया था 19 दिसंबर 1961 को। भारत में सबसे पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली जो भारत में प्रवेश किए, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए हैं 19 दिसंबर 1961।
अगला है विश्व मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 1887 को हुआ था तमिलनाडु में, और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बहुत कम उम्र में गुजर गए थे। 23 दिसंबर महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय किसान दिवस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का इलाका है जो चौधरी चरण सिंह का इलाका है, और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस घोषित किया गया, क्योंकि जो 23 दिसंबर है उस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह, इनका 2-3 साल पहले देहांत हुआ। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब देखिए, ये 2 डेट को आपको रिलेट कर सकते हैं। किसान यदि फसल उपजाएगा तभी आप उपभोग कर सकिएगा, तो पहले किसान आएगा, किसान आएगा तो 23 दिसंबर पहले आएगा, उसके बाद आप उपभोग करिएगा, तो किसान दिवस के बाद उपभोक्ता दिवस आएगा 24 दिसंबर, ठीक है। अगला है 25 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। 25 दिसंबर 1861 को उनका जन्म हुआ था। बीजेपी के BHU के फाउंडर थे। यहाँ इस कॉलेज में कभी हम लोग पढ़ा करते थे। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल जी के जन्मदिन पर। नरेंद्र मोदी ने 2014 में घोषणा की थी, आप लोग भी जानते होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। 28 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हम लोगों को जो विशेष रूप से नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस में भी आप कह सकते हैं ईस्ट इंडियंस, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम का क्षेत्र है, पूर्वांचल है, इन क्षेत्रों में मोटे अनाजों को कम खाया जाता है। तो आप गौर करिएगा कि जो ताकत एक हरियाणा के लड़के में होती है, राजस्थान के लड़के में होती है, शारीरिक ताकत, वो पूर्वांचल के बच्चों में, बिहार के बच्चों में और पश्चिम बंगाल के लड़कों में, लड़कियों में उतना नहीं होता। क्योंकि हम लोग इधर के बच्चे जो है 25, 30, 40 साल का देखा जाए तो हम लोग मोटे अनाज यानी मिलेट्स को खाना बिल्कुल छोड़ दिए थे, क्योंकि इधर उत्पादन बहुत सीमित हो गया। लेकिन अब मोटे अनाजों का इम्पोर्टेंस दुनिया समझ रही है, इसलिए उस पर जोर दिया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स डे 2023 घोषित किया है। तो खासकर रागी जो होता है, जिसे हम लोग बिहार में मरुआ कहते हैं, वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगला है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, उनकी शहादत हुई थी और मुगलों के समय में, और उनके शहादत को ध्यान में रखते हुए वीर बाल दिवस की घोषणा मोदी जी ने 2022 में की है। मोदी जी घोषणा करने में पीछे नहीं हटता। कांग्रेस का स्थापना दिवस जानते ही होंगे, 28 दिसंबर 1885 है। अब ये चीन में प्रत्येक वर्ष ना एक दिवस मनाया जाता है। तो 2023 जो है, 23 जनवरी 2023 को चीन में खरगोश दिवस के रूप में, ईयर ऑफ वाटर रैबिट के रूप में मनाया जा रहा है। खरगोश दिवस चाइना में, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं इंडियन साइंस डे। कब मनाया गया है देख लेना है, प्रत्येक वर्ष होता है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो हुआ है 3 से 7 जनवरी को नागपुर में हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो साइंस कांग्रेस हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं होता है, केंद्र सरकार का होता है, ये ध्यान रखते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, ग्रुप। नागपुर में साइंस कांग्रेस हुआ है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ नहीं जानना है। ये मिसलेनियस में हम लोग को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, सूर्य किरण 16। अगर पूछेगा कि सूर्य किरण 16 क्या है, तो हम लोग को बताना है कि भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है सूर्य किरण 16, ठीक है। सूर्य किरण 16 भारत और नेपाल का संयुक्त अभ्यास है। बस एक ये हमें
समझना है। और इसमें थोड़ा ये भी देखना है कि थल सेना का है, जल सेना का है या वायु सेना का है। ये थल सेना का है। एग्जाम ये भी पूछता है किस सेना का यह अभ्यास है। तो सूर्य किरण 16 जो है थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। अगला भी इंपॉर्टेंट है काजिंग। काजिंग 2022, ये भी भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो मेघालय में हुआ है। ये ध्यान रखना, मेघालय में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हो। काजिंग से हम लोग समझ रहे हैं KAZ हो गया कजाकिस्तान, IND हो गया इंडिया। कजाकिस्तान और इंडिया का संयुक्त अभ्यास हुआ है मेघालय में। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। अब खेल कूद में हम लोग को जानना है विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में नहीं, केवल विजय हजारे के बारे में। देखिए, एक प्लेयर थे विजय हजारे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र की तरफ से क्रिकेट खेले, भारत में चुन के आए और 1951 के आसपास ये भारत के कप्तान बने। ठीक है, भारत के कप्तान बने और इनकी कप्तानी में सबसे पहली बार भारत ने टेस्ट मैच जीता था। ये विजय हजारे का इम्पोर्टेंस है। और ये हमें जानना चाहिए कि जो पहला टेस्ट मैच कौन है, किसकी कप्तानी में भारत ने जीता था। यदि आप कभी अपना हॉबी क्रिकेट बताते हैं तो या कोई आपसे पूछ सकता है, तो विजय हजारे जो प्लेयर है उन्हीं की कप्तानी में पहला टेस्ट भारत 1951 में जीता था इंग्लैंड के अगेंस्ट, 1951-52 में। और 1887 में टेस्ट मैच शुरू हुआ था दुनिया में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच, और भारत 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला भी था इंग्लैंड के खिलाफ, और ये जो टेस्ट मैच जीता था भारत। ठीक है, पहला जो टेस्ट मैच भारत खेला था उसके कप्तान थे कर्नल CK नायडू, और कर्नल CK नायडू के नाम से एक टूर्नामेंट भी होता है, जैसे विजय हजारे टूर्नामेंट हुआ उसी तरह से। तो ये हम लोग टेस्ट में जान गए। अब हम लोग को ODI में जानना है, यानी वनडे मैच। तो देखिए, वनडे मैच जो हुआ है उसका इतिहास अगर हम जाने तो 1971 से वनडे मैच शुरू हो रहा है। एक तो व्यक्ति थे कैरी पैकर, आप गूगल करिए कैरी पैकर के बारे में। कैरी पैकर थे, एक टेस्ट मैच हो रहा था तो किसी कारण से वो रुक गया। तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ करना था, तो मैच को छोटा कर दिया गया, एक दिन का दिया गया और सीमित ओवरों का एक मैच खेला गया। और देखा है कि इस खेल में लोग ज़्यादा रुचि लिए हैं, जो दर्शक है ज़्यादा रुचि लिए हैं। तो वहीं से कैरी पैकर के दिमाग में आया कि क्यों ना टेस्ट मैच को धीरे धीरे बदला जाए, जो बॉल होती है उसे कलर किया जाए, जो विकेट होते हैं उसे कलर किया जाए और फास्ट मैच खेला जाए। तो वहीं से एक मैच जो टेस्ट मैच था बाधित हुआ, उसके कारण से एक वनडे मैच टाइप का निकला। और वनडे मैच की शुरुआत 1971 में हुई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने वो पहला वनडे खेला था 1971 में, और ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीता था। जो पहला एक दिवसीय मैच था भारत ने 3 साल के बाद 1974 में खेला। तो पहले ODI कप्तान थे कौन? पहले टेस्ट कप्तान थे कर्नल CK नायडू 1932 में। पहले ODI कप्तान थे अजीत वाडेकर। ठीक है, और ये भी इंग्लैंड के खिलाफ था, इंग्लैंड इसमें जीत गई थी। तो कैरी पैकर को थोड़ा जान लीजिएगा, ये वनडे मैच के जन्मदाता है। अगर आपका हॉबी क्रिकेट है तो इन सभी चीज़ों को जानना मेरे अनुसार आवश्यक है। कोई भी लोग हैं आपसे विशेष कुछ इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ईशान किशन का। अभी ईशान किशन हाल फिलहाल में 200 रन बनाए हैं, और तुरंत इसके बाद एक प्लेयर है शुभमन गिल ने भी 200 बनाया है। इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे कम गेंद में 200 रन ईशान किशन ने बनाया है, ये हमें ध्यान रखना है। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कम गेंदों में 126 गेंद में इन्होंने बनाया है। उससे पहले कृष गेल ने बनाया था, उनके रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। पटना के रहने वाले और झारखंड की तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले जो दोहरा शतक था वनडे में सचिन ने बनाया था 10-12 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, तो फर्स्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट थे जिन्होंने 200 रन का आंकड़ा पार किया। एक जो माइंड सेट है लोगों का चेंज हुआ, क्रिकेटर का चेंज हुआ, लगा कि अब दोहरा शतक वनडे में भी बनाया जा सकता है। तो वो बनाने वाले
माइंडसेट को चेंज करने वाले हमारे सचिन थे। उसके बहुत लोगों ने दोहरा शतक बनाया है, 3 बार दोहरा शतक रोहित शर्मा ने बनाया, ये भी एक रिकॉर्ड है। सबसे अधिक रन वनडे में 264 भी रोहित शर्मा ने बनाया है, ये भी अभी भी रिकॉर्ड है। और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेयर है, और इंक्लूडिंग शुभमन गिल 8 लोगों ने अभी तक वनडे में दोहरा शतक बनाया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फुटबॉल मैच का। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है वो कौन कराता है? फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है एक संगठन है फीफा, ये नाम हमें जानना चाहिए। एक संगठन है फीफा, आईसीसी है क्रिकेट का, उसी तरह फुटबॉल का है फीफा। इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल फेडरेशन है, फुटबॉल एसोसिएशन का इंटरनेशनल फेडरेशन है, फुटबॉल कराने वाली संस्था है, ये भी ध्यान रखना। और यही वर्ल्ड कप 4 सालों में कराती है। पहली बार जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था 1932 में हुआ था, उरुग्वे में, उरुग्वे जीता था। अब देखिए इसमें क्या क्या समझना है। अभी फुटबॉल हुआ है, फुटबॉल का मैच, अर्जेंटीना जीती है, हम जानते हैं। किसे हराई है? फ्रांस को, ये भी हम जानते हैं। अब तीसरे नंबर पे कौन रही है, ये ध्यान रखना है। विजेता तो जान रहे, लेकिन नंबर 3 पे रही है क्रोएशिया, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्रोएशिया 3 नंबर पे है। ये जो प्लेयर है मेसी, अर्जेंटीना के कप्तान भी है, लियोन मेसी भी है। इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो अर्जेंटीना फ्रांस को हरा के जीती है, हमें बस इतना जानना है। अर्जेंटीना दूसरी बार का फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीती है। ये जो है, जो पुरस्कार है, ये देखना है, गोल्डन बूट एम्बापे को मिला है, फ्रांस के प्लेयर है, इन्होंने तो 3 गोल किया था फाइनल मैच में। एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है, गोल्डन बॉल मिला है मेसी को, गोल्डन ग्लव मिला है अर्जेंटीना के मार्टिनेज को, गोल्डन ग्लव मार्टिनेज को मिला है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडिस को मिला है। फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिला, सबसे कम कार्ड्स इन्हें दिया गया। उसके बाद हमें देखना है, एक तो ये भी जानना है कि फुटबॉल है ना बेसिकली 90 मिनट का होता है, ठीक है। उसके बाद 90 मिनट जब खत्म हो जाते हैं तो अगर उसमें फैसला नहीं होता है तो 15-15 मिनट का अलग से समय दिया जाता है। उसमें भी फैसला नहीं होता तो पेनल्टी शूट आउट होता है, 5-5 बार आप किक कर सकते हैं। ये 3 फेज ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार फीफा जीता कौन? ब्राजील जीता है 5 बार, बस ये ध्यान रखना है। अर्जेंटीना जीता है 3 बार, हम 2 बार पहले बोले थे, गलत बोल दिए थे। ये लिस्ट देखना है, पहला 1930 में हुआ था, 32 में नहीं। उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे जीता था, बस ये ध्यान रखना है। 2022 में 22वां फुटबॉल हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, अर्जेंटीना जीती है। अगला जो होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, यानी कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में प्रस्तावित है 2026 का। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, पुर्तगाल के प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए अब क्या है ना कि अभी एशिया में फुटबॉल मैच को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, यही कारण है कि कतर में मैच को लाया गया। अब एशिया का एक देश है सऊदी अरब, उसमें एक नामी गिरामी क्लब यहाँ फुटबॉल होता है, अल नासर। अल नासर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जोड़ दिया गया, बस ये ध्यान रखना है कि अल नासर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जोड़ा गया है ताकि एशिया में भी फुटबॉल फेमस हो। अब इस पेज में हम लोग को सिर्फ इस टॉपिक को देखना है, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ, ठीक है। तो देखना है कि कहाँ हुआ है, तो कोलंबिया के बोगोटा में हुआ है। कोलंबिया एक शहर भी है आपको अमेरिका में, और एक देश भी है नॉर्थ अमेरिका में। तो कोलंबिया के बोगोटा में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ है, और इसमें एकमात्र पदक हमारी मणिपुर की मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में मिला है, रजत पदक, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे कुछ इस पेज में,
तो यहाँ पे काम तमाम हो गया है। अब देखिए एक चीज हमें समझना है इस ट्रेंड को। देखिए यहाँ पे लिखा है मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी को टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। अब इस तरह का वाहियात प्रश्न कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। अब मेघना अहलावत जो है वो दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन पूछ देगा। इससे ये समझना है कि जो बुक होते हैं वो किस प्रकार से पेज को भरते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि किन क्वेश्चन को पूरी तरह से छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि मेघना अहलावत मैम बहुत खूबसूरत है तो उस न्यूज़ को पढ़ लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना ही प्रतियोगिता दर्पण में महत्वपूर्ण है और मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो गया है। जो भी स्टूडेंट 12 फरवरी को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साल से एक साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं यदि प्रतियोगिता दर्पण, और साथ में कोई एक मैगजीन जैसे स्पीडी है या फिर एक एडिटोरियल आता है तो वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण समाप्त होता है। मेरे तरफ से बीपीएससी पीटी के लिए उत्तर प्रदेश में एक जुडिशियल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।